नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भुवनेश्वर प्रसाद एकांकीकार के रूप में। तो देखिए, भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म सन 1910 में ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश में हुआ था। भुवनेश्वर देखिए हिंदी साहित्य की उन अमर विभूतियों में से है जिन्होंने बहुत थोड़ी रचनाओं के माध्यम से साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। 45 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा से एकांकी लेखन में अपना सिक्का जमा लिया था। यह सच्चे अर्थों में एक क्रांतिकारी लेखक थे। उनकी रचनाएं तीखी व्याख्यात्मकता तथा वाग्वैद्यता की दृष्टि से अनुपम है। आपने हिंदी एकांकी लेखन को नई दिशा प्रदान की है। समाज के खोखलेपन को उन्होंने जिस निर्ममता से निरावृत किया है वह अंग्रेजी के महान नाटककार बर्नार्ड शो की याद दिलाता है। देखिए, शैली, शिल्प विधान तथा वैचारिक दृष्टि से आप पर पाश्चात्य प्रभाव था। हिंदी में उच्च कोटि के सामाजिक एकांकी लिखने की परंपरा स्थापित करने का श्रेय भी भुवनेश्वर को ही है। उनकी पैजनी भाषा, चुटीले संवाद और गहरी भावाभिव्यक्ति आज भी अद्वितीय है। 1935 में प्रकाशित कारवा हिंदी का पहला एकांकी संग्रह माना जाता है। कुछ विद्वान तांबे के कीड़े एकांकी को हिंदी का पहला एब्सर्ड यानी असंगत नाटक मानते हैं। उषर, स्ट्राइक, पतिता, प्रतिभा का विवाह, रहस्य, रोमांच, इंस्पेक्टर जनरल, कैंचुए आदि आपके उल्लेखनीय रचनाएं हैं और 1955 में आपका निधन हो गया था। तो इस प्रकार यह उनका सामान्य परिचय है। अब उनको एकांकीकार के रूप में देखें तो कालक्रम के अनुसार भुवनेश्वर का सर्वप्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना हंस में दिसंबर 1933 में प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात पतित, जो बाद में शैतान उसका नाम कर दिया गया, वह 1934 में प्रकाशित हुआ था। फिर क्रमशः एक साम्यवादी 34 में प्रतिभा का विवाह, 32 में रहस्य रोमांच, 35 में लॉटरी, 35 में मृत्यु, 36 में, इस प्रकार अलग अलग रूप में उनकी एकांकियाँ प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, इसके पश्चात जो एकांकी प्रकाशित हुए वह परिपक्व है। पाश्चात्य प्रभाव पूर्णतः समाविष्ट हो चुका है। कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में प्रौढ़ता है। इस वर्ग में हम अकेले नहीं हैं तथा 8:15 बजे भारत में जो 1937 में प्रकाशित हुआ। फिर स्ट्राइक तथा उषर जो हंस में 38 में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, 38 में भुवनेश्वर ने एक पूरा नाटक ही लिखने की योजना बनाई थी। यह था उनका आदमखोर। इसका केवल प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था और यह मौलिक विचारधारा से परिपूर्ण था। भुवनेश्वर की कला और विचारों को क्रमागत विकास में यह नाटक अपना विशेष स्थान रखता है। इसका यथार्थवाद यद्यपि भुवनेश्वर के अब तक के सभी नाटकों से कठोर है, किंतु इसी नाटक में उनकी बुनियादी अभिरुचि प्रतीकात्मक हो गई है, जिसका प्रखर रूप उनके आज के नाटकों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नाटकीय यथार्थवाद को जो अर्थ भुवनेश्वर देते हैं, यह नाटक उनका प्रतिनिधि है। इंस्पेक्टर जनरल जो विश्ववाणी में 1940 में गोगोल के एक नाटक पर आधारित है। भुवनेश्वर का पाश्चात्य नाट्यशास्त्र एवं नाट्यकारों का अध्ययन विस्तृत है। यह नाटक गोगोल के इसी नाम के नाटक का भावानुवाद है। पूरा नाटक कलात्मक ढंग से संक्षिप्त कर 45 मिनट के प्ले में प्रस्तुत किया है। इस नाटक में उन्होंने पहली बार एकांकी की विदेशी और हिंदी परिभाषा पद्धति का उल्लंघन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने एकांकियों को यह नाम देना भी त्याग कर दिया था। उसके बाद देखिए, रोशनी और आग में भुवनेश्वर ने एक पग और आगे बढ़ाया। पाश्चात्य शैली के मौलिकता से समाविष्ट करने में एक नया प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसमें
नाटककार ने ग्रीक कोरस की भांति कवित्व पूर्वालाप का हिंदी एकांकी में आविष्कार किया। आपका कठपुतलियाँ जो 42 में प्रतीकात्मक, जो पूर्ण प्रतीकात्मक नाटक है। भुवनेश्वर को इस नाटक पर विशेष स्नेह है। एक तो यह कि उनके जीवन की एक सरस और अनोखी परिस्थिति की उपज है, दूसरे यह उनके नाटकीय व्यक्तित्व और विचारों की परिपक्वता का द्योतक है। स्वयं उनका कहना है कि यह नाटक यद्यपि बहुत सी दृष्टि से अपूर्ण और अपरिपक्व रचना है तथा कलात्मक पर विचारों की दृढ़ता में बाद में कई एकांकियों से कमजोर है, तथापि यह उनकी प्रथम बालिग चीज है तथा अपने से पूर्व समस्त रचना को आदि शैशव यानी नॉन एज की उपज बना देता है। इसी प्रकार फोटोग्राफर के सामने जो 45 में भुवनेश्वर की उत्तरोत्तर परिपक्वता को प्राप्त होती हुई प्रतिभा का प्रतीक है। तांबे के कीड़े जो अंश में 1946 में बड़े आदमियों का ड्राइंग रूमों के लिए लिखा गया टेक्निक का एक छोटा सा नाटक है। इतिहास की कैंचुल 47-48 में लिखा गया है। इस नाटक से भुवनेश्वर की प्रवृत्ति धीरे धीरे सामाजिक नाटकों से ऐतिहासिक नाटकों की ओर बढ़ती जाती है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर आपने कुछ और ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। आज़ादी की नींद 1949 में प्रणीत है। इसी वर्ष जेरूसलेम का नायक एक अति ऐतिहासिक रचना प्रकाशित हुई जिसमें महात्मा ईसा के चरित्र गौरव की प्रतिष्ठा हुई। इस नाटक की विशेषता उनका वातावरण था और यह अति उन्नत रंगमंच की उपेक्षा करता था। ऐतिहासिक एकांकियों के क्षेत्र में भुवनेश्वर ने कुछ और कलात्मक प्रयोग किए। सिकंदर, अकबर तथा चंगेज खां 1950 में पूर्व की परिष्कृत रचनाएं हैं। उन्होंने देखिए शो तथा अन्य पाश्चात्य नाटकों से प्रभावित एकांकियां हैं तो वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिभा का विवाह, रोमांच, लॉटरी इत्यादि उनके प्रमुख है। इसमें चित्रित जीवन की समस्याएं भारतीय समस्या से मेल नहीं खाती। इनकी मूल भावना पाश्चात्य समाज से ली गई है। जैसे दो पुरुष का रोमांस की भावना से भरकर एक प्रेमिका के लिए संघर्ष, विवाहिता पत्नी का पति से के सम्मुख दूसरे पुरुष से प्रेम संबंध और पति का विवश होना, समाज में धनिक विधवा का प्रेम और नैतिक संबंध, सुशिक्षित स्त्रियों का सामाजिक प्रतिष्ठा को मातृत्व के मुकाबले से अधिक श्रेयकर समझना, सभ्य और शिक्षित स्त्रियों का काम पिपासा से शांत करने का प्रयत्न, विवाहित जीवन में पति की आर्थिक उपयोगिता, पति की अनुपस्थिति में परपुरुष से दूसरे की पत्नी को प्राप्त कर लेना, ये समस्याएं काम को केंद्रित है तथा हिंदी के लिए सर्वथा अभूतपूर्व थी। भुवनेश्वर ने फ्रायड के मनोविज्ञान विचारों से प्रभावित होकर इसमें मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ चित्रित किया है। भुवनेश्वर ने देखिए सामाजिक रूढ़ियाँ प्रचलित किंतु कृत्रिम विचार स्वतंत्रता, साम्यवाद, विवाह वैषम्य तथा मनुष्य के अंतर जगत में उठने वाले काम वासना, प्रेम, क्रोध, कातरता, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा आदि मनोविकारों से उत्पन्न मानसिक जटिलताओं का मार्मिक चित्रण किया है। इनका द्वंद्व बाह्य की उपेक्षा आंतरिक अधिक है, बुद्धि की उपेक्षा हृदय का है। बुद्धि नैतिक बंधन मान सकती है किंतु हृदय सर्वथा स्वच्छंद है। वह समाज के कृत्रिम निर्णय में नहीं बन सकता। इन नाटकों के स्त्री पात्र बुद्धि के कृत्रिम अनुशासन से नहीं, अंतःस्थल से अद्भुत भावनाओं से परिचालित होते हैं। भुवनेश्वर की एक विशेषता आधुनिक मनोविश्लेषण का प्रयोग है। नारी तथा पुरुष का मन विश्लेषण बड़ा सूक्ष्म तथा अपूर्ण है। इन एकांकियों का मूल केंद्र क्राम तथा विचित्र मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का आवेदगमय चित्रण है। हिंदू समाज के कठोर नियंत्रण, रूढ़ियों और पाखंड तथा जीर्ण शीर्ण संस्थाएं, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक युवतियों की
वासना अनियंत्रित रूप से भड़ककर विकृत हो चुकी है। समाज में फौलादी नियंत्रणों में आधुनिक पुरुष की यौवन क्षुधा अतृप्त रहती है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ रही है वैसे वैसे शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से संपन्न मध्यम वर्ग की क्राम ग्रंथियाँ जटिलतर होती जा रही है। इस प्रकार की क्रांतिकारी भावना से परिपूर्ण समस्याएं भुवनेश्वर ऐसे उलझ गए कि कहीं कहीं यह भ्रम होता है कि यह नाटक भारत के लिए है या पश्चिमी प्रदेशों की विकसित समाज के लिए। उन्मुक्त प्रेम, वैवाहिक वैमनस्य, बाह्य से सुसंस्कृत किंतु अंदर से अनेक जटिलताओं के पुलिंदे पात्र प्रारंभिक नाटकों के कुछ कृत्रिम और अस्वाभाविक बनाते हैं। इनके पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिष्ठित नागरिक हैं किंतु उनके अंदर आज भी बर्बरता बैठी हुई है जो मानव की सभ्यता के प्रारंभिक युग में थी। और इसलिए देखिए कि भुवनेश्वर क्या कहते हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि स्थूलता से वस्तुओं का वास्तविक रूप छिपावे हुए है। मानव जीवन की यही एक समस्या है। हमारा आधुनिक युग एक पागल वृद्धा के समान है। इसे बकने दो या और यदि तुम सतर्क नहीं हो तो बर्तन, कुर्सियाँ और टेबल भी तोड़ सकते हो। ठीक है। भुवनेश्वर देखिए, भुवनेश्वर पर पाश्चात्य प्रभाव इतना अधिक है कि उपर्युक्त समस्याएं जो है को सुलझाते हुए वे पाश्चात्य समाज जैसे समाज की कल्पना कर लेते हैं। उनके भारतीय नाम और यूरोपीय उन्मुक्त प्रेम, काम, वैवाहिक वैषम्य की समस्याएं उनके प्रारंभिक नाटकों को अवास्तविकता सा बना देते हैं। आपकी अधिकांश विदेशी सामाजिक जीवन से प्रभावित है। जिस समाज का चित्रण उनमें उपलब्ध है वह कृत्रिम, नैतिक दृष्टि से खोखला और कामशुद्धा को तड़पता हुआ है। उनकी मान्यताओं में स्त्री के पतिव्रत धर्म पर आस्था नहीं है, वह वस्तुवादी है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का इस समाज पर कोई बंधन नहीं दिखता क्योंकि यह देवी संपदा समाज से ही लुप्त हो चुकी है। ठीक है। इन नाटकों में भुवनेश्वर देखिए संदेहवादी हो गए हैं। संदेह को बुद्धि के लिए विश्राम मानते हैं। आज के समाज की नैतिक निष्ठा पर उन्हें कोई भी आस्था नहीं है। कुछ नाटककारों ने उन्हें निराशावादी कहा है। वास्तव में भुवनेश्वर निराशावादी नहीं है। उनकी सामाजिक आलोचनाएं विध्वंसक है, सृजनात्मक नहीं। उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज को यथार्थवाद की दृष्टि से देखा है और मर्म स्थलों पर उंगली रख दी है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रेम काव्य स्वरूप होना चाहिए यह प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर की समस्या को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते। उत्तर दिखाने वाली स्थितियों, घटनाओं, व्यापारों तथा कारण परंपरा को चित्रित भर कर देते हैं। एक पर्दा सा फाड़कर हमें भीतर झांकने के लिए बाध्य कर देते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, बोलो यह क्या है? तुम्हारे सभ्यता का स्वांग करने वाले समाज में ऐसे ऐसे भी कार्य चलते हैं क्या? मानव पुरानी बर्बरता, पशुता या स्वार्थ से कुछ आगे बढ़ सका है? उन्हें विचार तथा प्रतिपादन बर्नार्ड शो का पूरा प्रभाव है। भुवनेश्वर ने इन नाटकों में शो से आदान प्रदान के संबंध में स्वयं लिखा है। लिखने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि मेरे शैतान में एक सीन में शो की छाया तनिक मुखर हो गई है। मैं इसे निर्विवाद स्वीकार करता हूँ। अपने बाद के नाटकों में भुवनेश्वर अपने प्रौढ़तम रूप में प्रकट हुए हैं। इन एकांकी नाटकों में तांबे के कीड़े, जेरूसलेम का नायक, सिकंदर सबसे उत्तम रचनाएं हैं। तांबे के कीड़े में आज की समाज व्यवस्था के प्रति चुभता व्यंग्य है। इसमें नाना प्रकार के व्यक्ति, एक परेशान रमणी, मसरूफ पति, थके हुए अफसर, एक रिक्शा कुली, पागल आया का बड़ा यथार्थवादी चित्रण है। यह सामाजिक विद्रोह चाहता है और पुरानी आस्थाओं का विध्वंस करना चाहता है। जेरूसलेम का नायक अंग्रेजी टाइप का एकांकी है
जिसका वातावरण विशेष रूप में सफल रहा। भाषा उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी है। पात्र रोमन और यहूदी है। कथोपकथन अंग्रेजी ढंग के है। अंतिम सीन में एक वक्ता आकर संपूर्ण कथानक को संक्षेप में सुना देता है। इसमें कुछ सांकेतिक प्रयोग भी किए हैं। सिकंदर अपना प्रतिनिधि एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें भारत के अतीत गौरव के प्रति गर्व तथा श्रद्धा की भावनाएं प्रकट की गई है। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि सिकंदर महान भारत की आध्यात्मिक तथा धार्मिक मान्यताओं के समीप एक बच्चा ही रहा। यूनानी दार्शक नाटक के अंत में कहता है, विचित्र देश है यह, इस संसार में सबसे पहले विश्व विजयी को फिर से एक बालक बना दिया। वही राष्ट्रवादी भावना इनके अन्य ऐतिहासिक नाटकों में मुखरित हुई है। आपके नाटकों में प्रमुख दो प्रकार के पात्र होते हैं। एक तो समाज से सन्मुख आदर्शवादी बंदा रहता है, किंतु वास्तव में वह अनेक दुर्बलताएं चरित्र में दबाए हुए कपटी मिथ्याचारी भी व्यक्ति होता है। दूसरा वह जो अंदर से तो आदर्शवादी है, पर परिस्थितियों के बोझ से समाज में गिरा है, पर वह बलिदान की अपूर्व क्षमता रखने वाला वीर होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री पात्रों की गठन में विशेष दिलचस्पी ली है तथा उनके चरित्र में आधुनिक मनोविज्ञान का भी आश्रय है। वे सशक्त, विद्रोही, व्यवहार कुशल, प्रेम उन्मुक्त, विवाहित होकर भी अतृप्त, कामलोलुप, फैशन के गुलाम तथा अनियंत्रित है। कारवां के उपसंहार में आपने स्त्री मनोविज्ञान संबंधित क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन किया है, जो फ्रायड से प्रभावित है। भुवनेश्वर खुद कहते हैं, देखिए, कि विवाह के विषय में इससे सरल सारगर्भित सत्य और कोई नहीं है कि विवाह एक बंधन है। स्त्री उन पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है जो उनसे विवाह नहीं करते, और उन वीर पुरुषों से विवाह करती है जो उनसे फ्लर्ट नहीं करता। भुवनेश्वर के कुछ स्त्री पात्र जैसे मिसेज पुरी, पार्वती, प्रतिभा, मिसेज सिंह आदि इसी विचारों से मूर्त रूप में प्रायः दो पुरुष एक स्त्री के लिए लड़ते हैं। विजय हर जगह ठोस अर्थप्राणित विवाह की ही होती है। प्रेमी का क्षीण रोमानी हृदय हत हो जाता है। भुवनेश्वर में यथार्थवाद है, किंतु वह नग्नता लिए हुए है। उन्होंने प्रेम नाम के तत्व का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं यह नग्नता एक कठोर हास्य बन गया है और अपनी चरमता से अश्लील की सीमा के निकट पहुंच गया है। भुवनेश्वर कला में अश्लीलता का अर्थ समझते हैं नग्न पवित्रता। वे कहते हैं, प्रायः समस्त नाटककार पेटीकोट की शरण लेते हैं और दो पुरुषों को एक स्त्री के लिए सामने सामने खड़ा कर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। मैंने भी यही किया, केवल बुलडॉग कुत्ते के मुख से हड्डी निकालकर अलग फेंक दी ताकि संघर्ष बराबर का हो। आपके नाटक पढ़कर अनायासी हमें इब्सन के डॉल्स हाउस तथा पिलर्स ऑफ सोसाइटी और शो के डेविल्स डिसाइपल्स और कैंडिडा का स्मरण हो आता है, किंतु आपके दृश्य सचमुच ही भारतीय जीवन की कठिन और व्यवस्थित आलोचना है। इन नाटकों में जीवन की सी अपूर्णता भी है। अपने देखिए टेक्निक में भुवनेश्वर पाश्चात्य एकांकियों से अत्यधिक प्रभावित है और इसलिए देखिए इनकी टेक्निक पर पाश्चात्य प्रभाव अत्यंत उभरा हुआ है। आपके दृश्यों का प्रारंभ पात्रों के प्रवेश एवं कायाकल्प, कथोपकथन, रंगमंचीय सूचना, स्टेज का निर्माण, उस पर रोशनी, स्क्रीन, पृष्ठभूमि की आवाज़ों का क्रम, सब कुछ पाश्चात्य ढंग का है। बिना किसी पूर्व भूमिका, कथासार या पात्रों के मनोभाव, स्थिति इत्यादि का निर्देश किए बिना अकस्मात इनमें एकांकी प्रारंभ हो जाते हैं। पात्रों के नाम, नाटक की स्थिति, पात्रों की पारस्परिक संबंधों इत्यादियों का ज्ञान भी हमें इनके कथोकथन द्वारा ही कराया जाता है। इनके नाटक ऐसे स्थल पे प्रारंभ होते हैं कि विभिन्न वर्गों के पात्रों में संघर्ष प्रकट हो जाता है।
और नाटक शीघ्र गति पकड़ लेता है। स्थान स्थान पर नाटकीय गति लेता हुआ कौतूहल चित्रण और आश्चर्य के साथ चरम सीमा के अधिक और अग्रसित होता है। घटनाओं के चित्रण तथा कथानक सूत्र को आगे बढ़ाने में वाद वैविध्यपूर्ण वार्तालाप की सृष्टि और वार्तालाप बड़े कुशलता से लिखे गए हैं। इसमें गति की घनीभूत तरंगे आती है जो कौतूहल की अभिवृद्धि कर चरम सीमा पर केंद्रित हो जाती है। संविधान के सूत्रों को पारस्परिक ग्रंथ कलात्मक होते हैं। वस्तु की चरम सीमा साफ है, वहाँ भी अकस्मात का चमत्कार है। इसलिए इन नाटकों की पूर्व पीठिका बिल्कुल लुप्त है। सभी वाक्य आगे को चलते हैं, पीछे की उनकी कोई चिंता नहीं। कभी इससे थोड़ी ही जिज्ञासा पाठकों को क्षुब्ध करती है और घटना को पूरी तरह आसानी से समझ नहीं पाता। आपके कथोपकथन में पाश्चात्य ढंग की किफ़ायत सारी सरलता, मर्मस्पर्शिता और वाक वैदग्ध्य है। स्वगत और पूर्ण बहिष्कार है। आपके पात्रों के कथोपकथन न तो लेक्चर हो जाते हैं, न वाद विवाद के रूप ही धारण करते हैं। यदि कहीं कहीं वाद विवाद का अवसर भी आया तो उसे कुशलतापूर्ण संविधान का अंग बनाकर ही प्रस्तुत किया गया है। जैसे शैतान में हिंदू धर्म और आर्य संस्कृति का विवेचन, उनके पात्रों में मित्र ब्राह्मण के साथ साथ मर्मस्पर्शी का तड़प भी है। जो तत्व हमें विशेष रूप में भुवनेश्वर की कला की ओर आकृष्टित करता है वह है रंग संकेत। यह इब्सन, गाल्सवर्दी और बर्नार्ड शो से प्रभावित है। वहीं नमक मिर्च का व्यंग्य, उग्रता, काव्य का सहज स्पर्श और उपमा का चमत्कार। शो की व्यंग्यक वक्रोक्ति की तरह आपने हिंदी में प्रभाव व्यंजना के लिए रंग संकेतों का प्रयोग प्रारंभ किया है। कारवां का उपसंहार बर्नार्ड शो के नाटकों की भूमिका से मिलता जुलता है। भुवनेश्वर ने रंग संकेतों के द्वारा कई कार्य संपन्न किए हैं। वातावरण की मूल भावना का अंकन, नाटकत्व के रूप प्रतिष्ठित करना, रंगभूमि की व्याख्या, अभिनय में सहायता, पात्रों के रूप कल्पना, नाटकों को प्रभावक तथा सुपाठ्य बनाना, दुख भरी स्थिति तथा अवसादपूर्ण वातावरण का अंक देखिए। पूर्व परिचित कुलियों की बस्ती जैसे किसी ने अभिमंत्रित कर निर्जीव कर दी हो। मकानों के आगे या विचित्र जगहों पर मजूर बैठे विष के समान ताड़ी पी रहे हैं। बच्चे भी डर डर से, कभी माता की झुंझलाहट से और कभी एक अज्ञात आशंका से रो देते हैं। और वह स्वर ऐसा ही तीव्र है जैसे दोपहर में नीरवता में चीलों की कीकना। भावी के समान आशंका से दृढ़ता सबके मुख पर अंकित है। मध्याह्न के प्रखर आतप में जैसे विश्व मुर्मोष प्राय हो गया है, एक साम्यहीन साम्यवादी। ठीक है, उसका यह उदाहरण है। तो पात्रों के चित्रण में व्यंग्य, उपमा और शो की जैसी वक्रोक्ति का चमत्कार देखिए। सांझ की झुंझलाहट में तेल और मिलों की कलौंच की सहायता से बाल संवारे, लंबे लंबे कॉलरों की कमीज पहने स्वयं अपने फरिश्ते के समान मील के मजदूर ऐसी ठिठोली कर रहे हैं। मनुष्य के नाम स्वयं अपने से ईर्ष्यालु हाड़ चाम का मजदूर प्रकाश के नाम की एक 22 वर्ष की युवती मलिन वस्त्रों में इस प्रकार दिखती है जैसे आंसुओं की निहारिका में नेत्र। ठीक है, आपत्ति के समान एक 26-27 वर्ष के एक युवक का प्रवेश, उसके बाल रूखे और बिखरे, नेत्र काले विष के समान गंभीर है। अगला उदाहरण देखिए। खद्दर के हिम श्वेत कपड़ों में देवदूत के समान एक पुरुष बैठा है। किशोर एक कटे हुए वृक्ष के समान सोफे पर बैठ जाता है। हरी सर्ज की अकचन में शीत के कांपते हुए एक अधेड़ मनुष्य का प्रवेश। प्रकृति का चित्रण बड़ा भावुक और तत्कालीन भावना को उद्दीप्त करने वाला होता है। जैसे देखिए, एक शीतल और निर्दय नीरवता दोनों खो जाते हैं। नीरवता में दोनों खो जाते हैं।
कमरे में प्रगाढ़ कब्र की सी नीरवता और निश्चलता है। केवल एक प्रखर और उत्तेजित सत्य के समान स्टोव शन शन और भाएं भाएं जल रहा है। समय नवंबर का एक मेघाच्छिद प्रातः, तारीख और साल की कोई आवश्यकता नहीं। 20वीं सदी का कोई दिन अंधकार में नहीं रहता। फुलवारी में जो वक्षस्थल में चिपट अर्धनिर्दित भय या शोक से कांप रही रात्रि के श्रमकांड के समान तारे अपने ही भार से व्यथित थे। भांति भांति के कार्यकलाप, पात्रों के मनोभाव चित्रण तथा नाना क्रियाओं अनुभवों की अभिव्यंजना भुवनेश्वर की कला पश्चिमी एकांकी का स्मरण दिलाती है। कुछ उदाहरण देखिए। राजेंद्र उस मृत्यु से शीतल हाथ को अपने गर्म ओठों तक ले जाना चाहता है, पर सहसा वह हाथ छुड़ाकर उसके गले में बाँह डालकर उसके ओठों को चूम लेती है और आहत होकर गिर पड़ती है। पुरुष निर्विकार खड़ा रहता है, पर कुछ सोचकर चल देता है। माया विकल होकर सोफे पर बैठ जाती है। पुरुष मंत्र मुग्ध के समान खड़ा रहता है। रंग सूचनाओं में उपमा के बड़े सजीव प्रयोग है। कुछ उदाहरण देखिए। मिस्टर अप्पी चींटी से मेहनती, कौवे से चतुर, मृत्यु से अधिक व्यस्त और गंभीर दिखने का प्रयत्न करते हैं। गोल हंसमुख लापारवाह चेहरा पर आंखों में विषाद की बुद्धिमत्ता, अधरों पर विलास की सजीवता। रेशमी काले के लहराते बाल, उसमें बालिका सी लज्जा और कविता सी मधुरता है। आकृति चांद के समान सरल है। जुनहाई के समान बैलबूटों की साड़ी पहन पार्वती आती है। दूसरे क्षण वह आगे के टूटे हुए सैफ को एक गूढ़ रहस्य के समान देखती है। पुरुष उसे देखकर खड़ा होता है और त्रस्तता विमुग्ध सा उसकी ओर हाथ फैलाकर बढ़ाता है। भुवनेश्वर की स्टेज सूचनाएं लंबी और व्यापक है। उसकी भाषा एक नया आश्चर्य और विस्मय लिए है। इनकी विशेषता काव्य शक्ति और अदम्य प्रवाह है। आपके शब्द चित्र हमें विशेष रूप में आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रूप में जो भुवनेश्वर की एकांकियों में हमें उसकी वातावरण, देश का वातावरण और पात्रों का चित्रण, उसकी संवाद योजना हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार वह एक सफल एकांकीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनके ऊपर पाश्चात्य प्रभाव है। मगर आज हम देख सकते हैं कि वही ज़्यादातर जो अमीर परिवार हैं, संपूर्ण जो आर्थिक पूर्णता लिए हुए हैं, उन परिवारों में यही सारी समस्याएं आज भी हमको देखने को मिलती है। शुक्रिया।